बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मौजू क्योंकि आज की गुफ्तगू का थोड़ा सा तवील है, तो अगर वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दूं और पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो के लगाऊं। दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसको मेरा ख़्याल है कि सारे लोग जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सब्जेक्ट में, उनके लिए ये हक़ाइक़ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले दिन से कुलभूषण यादव का केस कवर कर रहा हूँ। दुनिया टीवी में इस तमाम केस को कवर किया और उसके बाद भी इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती रहीं उसके हवाले से, क्योंकि मेरे पास वो हक़ाइक़ हैं जो कि इस वक्त ज़ेर बहस नहीं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं वो सामने ले आऊँ। एक मसला तो ये कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अभी इतना मैच्योर नज़र नहीं आता कि सियासतदान रियासत और सियासत इनमें जो मफादात हैं उनमें एक फ़र्क कर सकें और सियासत के वजह से अपनी सियासत को चमकाने की गर्ज से या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए रियासत को दाव पर ना लगाएं, रियासत को ज़द ना पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरा, हमारे मीडिया में भी और जो इंटेलिजेंशिया है उसमें भी एक छोटा सा मसला है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने अपने शोबे, अपने अपनी बीट और अपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब वो उससे डी ट्रैक होते हैं और किसी और सब्जेक्ट के ऊपर भी रायज़नी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें अक्सर इस किस्म की गलतियां सरजद होती हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तबसरा किया है और उस तबसरे में अपनी सियासी वाबस्तगी के हिसाब से जिस पार्टी के साथ उनकी दिली हमदर्दियां हैं उसके हिसाब से उन्होंने कमेंट्स किए हैं। अलबत्ता मैं इन दो वीडियोज़ में या एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि स्टेटमेंट्स जो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स वो रखूं आपके सामने ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ख्वाजा आसिफ के दो ट्वीट्स हैं, दो ट्वीट्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी और एक ख्वाजा आसिफ का, वो मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको, जिन लोगों को इसका इल्म नहीं, वो ये पता चल जाए कि वो हुकूमत पर और कुलभूषण यादव के मामले में जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और जो सवालात उठाए जा रहे हैं उस पर तनकीद किस किस्म की कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने पार्लिमान, सेनेट और आवाम से छुप कर रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को सहूलत फराहम करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस जारी किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और अंग्रेज़ी में उनका एक ट्वीट है, व्हाट इज़ दिस सीक्रेट कुलभूषण यादव ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर सेलेक्टेड गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग द कंट्री और पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस, एब्सोल्युटली outrageous. We demand answers and accountability. Yet another reason why this prime minister must go. ये दो ट्वीट्स हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, उनका एक ट्वीट है कि एक वक्त था कुलभूषण यादव का नाम लेने या ना लेने पर हुब्बुल वतनी या गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी होते थे। अब इस सहूलत कारी के लिए कानून वज़ा हो रहे हैं। भारत और कश्मीर मुसलमानों के लिए मक्तल बना हुआ है और हम भारत के लिए तिजारत खोल रहे हैं। ये क्या और क्यों हो रहा है? ये है ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। पहली बात एट द आउटसेट मैं आपको बताऊं कि 8 जुलाई को मैंने वीडियो की थी और 8 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दफ्तर ख़ारजा में, जो कि डीजी साउथ एशिया एंड सार्क दफ्तर ख़ारजा के जाहिद हफीज़ चौधरी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल इरफान अहमद, इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें पहली मरतबा ये मामला सामने आया कि हुकूमत ने 20 मई 2020 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया, कुलभूषण यादव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस। इसने लैप्स कर जाना था 19 जुलाई को। बहुत सारे लोग ये वीडियो 19 जुलाई के बाद देखेंगे। बहरहाल आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 जुलाई है। इस ऑर्डिनेंस के तहत कुलभूषण यादव को इख्तियार या ऑप्शन दिया गया है कि मिलिट्री कोर्ट से जो उसको सज़ाए मौत हुई उसके ख़िलाफ़ अगर वो अपील करना चाहे तो उसके लिए वो अपील दायर कर सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा ऑप्शन ये है उसके पास कि वो अपने कोई एक ऐसा शख्स, एक ऐसा वकील जिसके पास ये कानूनी इख्तियार मौजूद हो, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हो या कुलभूषण यादव की तरफ से हो, वो उसके बिहाफ पर ये अपील दायर कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हुकूमत हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत, इंडिया की हुकूमत अपने हाई कमीशन के ज़रिए इस किस्म की एक अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर सकती है जो कि इस का जायज़ा ले। अब
इसके तमाम तफसील पे जाने से पहले दो बातें मैं ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो सवाल उठाया है, अगर ये सवाल किसी और शख्स ने उठाया होता तो शायद मैं उसके ऊपर ये आर्गूमेंट ना देता या ये बात ना करता। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नोइंग कि वो पढ़े लिखे भी हैं और उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, और उनकी जो फैमिली अपब्रिंगिंग है, बेनज़ीर भुट्टो जैसे बड़े नाम के वो बेटे हैं, और नाना उनके जुल्फ़कार अली भुट्टो फॉरेन अफेयर्स दोनों समझने वाले, इंटरनेशनल अफेयर्स समझने वाले लोग थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे और वज़ीर आज़म भी रहे। बेनज़ीर भुट्टो का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा था, बिलावल भुट्टो का ख़ुद भी है। एक सवाल जिस वक्त वो ये करते हैं तो साथ ही मैं यानी कि एक सवाल के तौर पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके वो चेयरमैन हैं उसकी हुकूमत रही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक मॉरेटोरियम किया। मॉरेटोरियम कहते हैं वो गैर तहरीर शुदा मुआहदा जिसकी ज़बानी एश्योरेंस दी गई हो। मॉरेटोरियम एक एग्रीमेंट होता है जिसको आप लिखते हैं और उसके बाद साइन करते हैं। अगर वो हुकूमतों के दरमियान हो रहा हो तो दो हुकूमतों के नुमाइंदे उसको साइन करते हैं उन रियासतों के बिहाफ पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक मॉरेटोरियम किया, और वो मॉरेटोरियम था सज़ाए मौत ना देने का। बहुत सारे लोग उनकी लिविंग मेमोरीज़ में होगा कि 2008 से 2013 ये वो वक्त था जिस वक्त लाल मस्जिद ऑपरेशन होने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर इंतहाई शिद्दत पे थी, ज़ोरों पे थी, और पूरा पाकिस्तान दहशत गर्दी का निशाना बन रहा था। ऐसे वक्त में सज़ाए मौत को सस्पेंड कर देना मगरिब की इमा पर, यूरोपियन यूनियन से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP प्लस प्रेफरेंशियल ट्रेड का एक्सेस लेने के लिए चंद बिलियन डॉलर्स के लिए, इस प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सज़ाए मौत ख़त्म कर दी एक ऐसे मुल्क में जहां पर पै दर पै दहशत गर्दी के हमले हो रहे थे, लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। और सज़ाएं जो होती हैं वैसे भी अगर हम देखें तो सज़ा जो है वो अनडू नहीं कर देती, ख़त्म नहीं कर देती किसी कत्ल को, किसी ऐसे वाक़े को। सज़ा का मकसद एक डिटरेंस है कि मुआशरे में इस बुराई या इस जुर्म के ख़िलाफ़ एक डिटरेंस पैदा की जाए और लोग डरें इस किस्म का कोई काम करते हुए जब लोगों को सज़ाए मौत मिले या कड़ी सज़ाएं मिलें मुख्तलिफ़ जराइम पर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़त्म कर दी, किसी एक शख्स को उनके दौर में फांसी नहीं लगी। ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं बात कर रहा हूँ। और ये मॉरेटोरियम आकर ख़त्म हुआ है, इवन मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसको जारी रखा। 2013 में ये हुकूमत में आए, 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया हुआ। उसके बाद ये मॉरेटोरियम ख़त्म किया, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने बहुत सारे ऐसे मुजरिम जो कि जेलों में मौजूद थे, जिनको सज़ाए मौत हो चुकी थी, सुनाई जा चुकी थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, तो उनके डेथ वारंट्स पर साइन किए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये दो लोग जो तनकीद कर रहे हैं, इनकी हुकूमतें, इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया था। इस मामले पर पार्लियामेंट में कभी ये मामला कि हम सज़ाए मौत ख़त्म कर दें ये डिबेट के लिए नहीं आया। एक ज़बानी मुआहदा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का यूरोपियन यूनियन के साथ, और उसको मिन्नोअन उसी तरीके से निभाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उस वक्त तक जब तक APS का सानहा नहीं हो गया। तो पार्लियामेंट को वक़्त ऐसे मामलात के ऊपर ये दो पार्टीज़ कितना देती रही हैं, ऑर्डिनेंसेस भी जारी करती रही हैं। बहुत सारे लोगों के इल्म में है, अपने ट्रैक रिकॉर्ड में इन्होंने ऑर्डिनेंसेस भी जारी किए हैं। तो इनका ये कहना कि पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया, ये एक अजीब सा जो है वो शिकवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो गलती है इस सारे मामले में वो भी मैं मेंशन करूंगा इसी वीडियो में या फिर इसके दूसरे हिस्से में। अब बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, और सीनियर पोजीशन पर होते हुए ख्वाजा आसिफ साहब जब ये सवाल कर रहे हैं अब बतौर अपोजिशन लीडर, बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने क्या किया था। मुस्लिम लीग नवाज़ ने
2017 में, अब ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, मैं इस मामले से जुड़े अहम तरीन हक़ाइक़ आपको बता रहा हूँ कि 2016 में गिरफ़्तार होता है कुलभूषण जाधव 3 मार्च को। उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलता है आपके मिलिट्री कोर्ट्स में। मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों चलता है? क्योंकि वो एक आम शहरी नहीं है, वो एक हाजिर सर्विस रॉ का एजेंट है, नेवल कमांडर के रैंक का है और उसको डेपुटेशन के ऊपर लाया गया। वो रॉ के लिए काम कर रहा था हुसैन मुबारक पटेल के पासपोर्ट के ऊपर। वो ईरान के चाबहार के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हुआ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था, माशकेल के इलाके से गिरफ़्तार हुआ और क्योंकि वो मिलिट्री बैकग्राउंड से था तो उसका कोर्ट उसका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में चला, उसको सज़ा हो गई। सज़ा होने के बाद मई 2017 में भारत ने मूव किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। आलमी अदालत इंसाफ ले गया इस मामले को अपने तौर पर। उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं गया था आलमी अदालत इंसाफ में। मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत और उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। अब यहाँ पर ज़रा रुकिए, इस बात को समझिए कि ये ज़रूरी नहीं था, पाकिस्तान पर बाइंडिंग नहीं था कि जुरिस्डिक्शन तस्लीम करते। वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस जो कि 1963 का एक कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, 24 अप्रैल 1963 को ये सामने आया, ये बना। पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है 14 अप्रैल 1969 को 1969 14 अप्रैल को पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी बना। पाकिस्तान ने भी इस पर साइन किया। उस वक्त से लेकर 2008 तक जो भी मामला चलता रहा, लेकिन 2008 में जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान कौंसलर रसाई का एक माहिदा होता है। और कौंसलर रसाई का जो माहिदा है उसकी क्लॉज 6 क्या कहती है? उसकी क्लॉज 6 कहती है, यह है एग्रीमेंट ऑन कौंसलर एक्सेस 2008। क्लॉज 6 कहती है, इन केस ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन और सेंटेंस made on political or security grounds, each side may examine the case on its merits। और पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ग्राउंड्स किसको एक्सप्लेन करते हैं? स्पाइस को, कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है। अब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहिदा मौजूद था। जिस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करने का फ़ैसला किया, उस वक्त भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कौंसलर रसाई का माहिदा मौजूद था। अगर कौंसलर रसाई का माहिदा ना होता, 1963 के वियना कन्वेंशन के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो उसके सिग्नेटरी तो भारत और पाकिस्तान दोनों हैं। उसके बावजूद एक बायलैटरल माहिदे की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि दोनों ममालिक की ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। आपने एक बायलैटरल एग्रीमेंट कर लिया और उस एग्रीमेंट के तहत आप कौंसलर रसाई देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस माहिदे की क्लॉज 6 को उस वक्त एक्टिवेट करने के बजाय और उसके ऊपर ये ऐलान करने के बजाय कि क्योंकि इसकी क्लॉज 6 ये कहती है कि अगर मामला नेशनल सिक्योरिटी का हो तो ये हम पर लाजिम नहीं है कि हम कौंसलर रसाई दें, मुस्लिम लीग नवाज़ फ़ैसला कर लेती है कि हाँ जी हम जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करेंगे। अगर आप माजी की मिसालें भी देख लें तो अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, जर्मनी, इनके बहुत सारे केसेस में, बेल्जियम का एक केस है, ये 6-7 ऐसे केसेस हैं जिसमें कौंसलर रसाई वाला मामला लेकर जाया गया मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से। आलमी अदालत इंसाफ और अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन तस्लीम करने से इनकार किया और नहीं माना उसकी जुरिस्डिक्शन को। तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन था कि पाकिस्तान 2017 में जिस वक्त भारत इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके गया तो पाकिस्तान इसके ऊपर अमल दरामद ना करता, पाकिस्तान ना जाता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपने उस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई बैड फेथ में, लेकिन आपने गुड फेथ में ये फ़ैसला किया कि क्योंकि भारत इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ लेकर जा रहा है, एक बायलैटरल इशू को एक थर्ड पार्टी फोरम पे लेकर जा रहा है, तो मुस्तकबिल में हो सकता है हम कश्मीर के मामले को या हम किसी और मामले को जो कि हमारा बायलैटरल इशू होगा, हम उसको थर्ड पार्टी फोरम पर लेके जाएंगे। एक आपकी रीज़निंग उस वक्त ये थी। दूसरी रीज़निंग आपकी ये थी कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ, पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात कर रहा है, भारत का मीडिया इस पर बात कर रहा है। जब इसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो आलमी मीडिया इस सारे मामले को ज़्यादा कवरेज देगा और भारत बेनकाब होगा। आपने इस रीज़निंग की वजह से, लेकिन मामला और इसके ऊपर डिसीजन
मुस्लिम लीग नवाज़ ने और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने लिया। अब क्योंकि वीडियो तवील हो रही है तो मैं ये वीडियो यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ और इसके बाद क्या क्या कुछ होता रहा और अब मौजूदा मामला क्या है और इसमें हुकूमत का कितना कसूर बनता है, क्या गलती बनती है और किस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो की जा रही है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में और बहुत सारे लोगों के जो सवालात हैं उनका जवाब इससे अगली वीडियो में दूंगा।